बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम। मैं हूँ साजिद रिज़वी और आप देख रहे हैं हमारा बिल्कुल ही ख़ास प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। कामयाबी तो तय है, पर देखना ये होता है कि आप आज उसकी कितनी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, बच्चों की खुशी में हमारी खुशी। बच्चे होते हैं खुश तो हम भी हो जाते हैं खुश, लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलते रहता है हमारी सोच समझ में फ़र्क आने लगता है। जब देखते हैं कि ज़माना चेंज हो रहा है तो हम अपने आप को ज़माने के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जहाँ पर माँ बाप और बच्चों के सोच समझ और रहन सहन में फ़र्क आने लगता है। कभी कभी आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपकी सोच बच्चों की सोच से नहीं मिलती है और आप अपने बच्चों को फोर्स करने लगते हैं कि नहीं, ये आपको करना है। ऐसे कई सवाल हैं और इसी को लेकर आज मैं आपके दरमियान हाजिर हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी का अहम फैसला कैसे लें, और इस फैसले में एक अहम रोल हम अदा करेंगे। आज हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो आपको बताएगी कि ये ज़िंदगी का अहम फैसला कैसे लें। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, कोटा, राजस्थान, मुंबई ब्रांच के फैकल्टी मैथ्स SM रज़ा साहब। चलिए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व हाउ आर यू बरकातुहू। सर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन एंड थैंक्स टू द चैनल विन कि जिसने मुझे इस एक अहम प्रोग्राम में हिस्सा लेने की दावत दी, और जो एक मेरा मकसद भी है कि मैं चाहता हूं कि इल्म के फील्ड में कुछ काम किया जाए। बिल्कुल, और यकीनन सर हम लोग भी बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि जो प्रोग्राम हमारे चैनल पे अल्हम्दुलिल्लाह चलते रहता है, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो हर एक की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज कई ऐसे सवालात हैं, ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगी संवारने में ये सवालात और ये प्रोग्राम मदद करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना मुख्तसर तारुफ़ कराएँ ताकि हमारे नाज़रीन को अंडरस्टैंड कर सकें कि आज उनके दरमियान यकीनन कौन सी ऐसी शख्सियत मौजूद है जो उनकी ज़िंदगी के अहम फ़ैसले में मदद करेंगे। कबल इसके कि मैं किसी दूसरी बात पे तज़किरा करूं, जी, मैं नाज़रीन इकराम से कहना चाहूँगा कि इल्म की रोशनी में इंसान को ज़िंदगी गुजारना है। बेशक। और आप देखें कि रसूल पे जो सबसे पहली आयत नाजिल हुई इक़रा बिस्मी, यानी वो इल्म के सिलसिले में हुई। राइट। और जहाँ तक अपनी ज़िंदगी के लिए मैं कहूँ, जो मशल राह या हिदायत की जो राह दिखाने वाले शख्सियात हैं वो अइम्मा इकराम हैं, और अइम्मा इकराम डेफिनेटली इल्म का एक पैकर हैं। राइट। तो उन्हें समझने के लिए हमारे अंदर इल्म की रोशनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा ज़िम्मा बनता है कि हम इल्म की तरफ अपने आप को राग़िब करें, और अगर इल्म हमारे अंदर होगी तो कामयाबी के रास्ते ज़िंदगी में भी मिलेंगे और आखिरत में भी मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जो आपने एक इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, तो मेरी पैदाइश नाज़रीन से कहना चाहूँगा सीवान में एक छोटा सा कस्बा है हसनपुरा, जहाँ हुई, और मैंने 5वीं क्लास तक उर्दू मीडियम से पढ़ाई की। सिवान बिहार में जी। उसके बाद वहीं पे एक मिडिल स्कूल है जिसमें मैंने 6th किया, और 6th में एक स्कॉलरशिप, स्टेट स्कॉलरशिप का एग्ज़ामिनेशन होता है जिसको मैंने क्वालिफाई किया था। फिर मैं 7th क्लास से डिस्ट्रिक्ट हाई स्कूल के हॉस्टल में रहा। तो जैसे मैंने कहा कि 6th क्लास में मैं मिडिल स्कूल, वो मेरे कस्बे हसनपुरा ही में है, उससे मैंने फिर मिडिल स्कूल की अपनी एजुकेशन शुरू की। और स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम होता है जो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे, वो एग्ज़ामिनेशन मैंने पास किया था। तो मुझे डिस्ट्रिक्ट स्कूल में रहने का मौका मिला। फिर मैंने 7th 8th वहाँ से की, और फिर मैं वापस मेडिकल बैकग्राउंड पे वापस आया हसनपुरा, और वहाँ से मैंने 10th क्लास और 1988 में पास किया, और अपने स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन मैंने 10th में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। तो बस अल्लाह का करम है। और उसके बाद फिर मैं पटना और अलीगढ़ होता हुआ फिर मैं दिल्ली आया। 1995 से मैंने टीचिंग शुरू की। टीचिंग में मैंने सबसे पहले 10+2 11 12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाना शुरू किया 2 साल। उसके बाद फिर मैंने IIT की कोचिंग कराना बच्चों को शुरू किया। मैंने जामिया हमदर्द में, आकाश इंस्टीट्यूट में और दीगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया। लगभग 22 साल का मेरा एक तजुर्बा है। और प्रीवियस ईयर पिछले साल मैंने LN कोटा ज्वाइन किया, और वहाँ से मुझे अभी मुंबई डिप्यूट किया गया है, और मैं मुंबई में घाटकोपर सेंटर है, मैं उसका सेंटर कोऑर्डिनेटर हूँ। तो ये एक मेरी ज़िंदगी का एक छोटा सा सफ़र है नाजरीन। सो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिलचस्प सफ़र आपका रहा है, लेकिन आज नाजरीन 22 साल का एक्सपीरियंस टीचिंग लाइंस में, आप उनसे कुछ सीखेंगे कि अपने बच्चों की ज़िंदगी आप कैसे संवार सकते हैं। जैसा कि जानते हैं कि आपने कहा कि इल्म धीमे धीमे लोग बहुत ज़्यादा जो है इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं जी। लेकिन कभी ऐसे फ़ैसले भी हमारे दरमियान हो जाते हैं जो जाने अनजाने में हो या जानबूझ कर हों जी, हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है जी। ठीक है, ऐसे में
जब जैसा सिस्टम बढ़ रहा है आगे आगे, इस सिस्टम को माँ बाप को कैसे लेके चलना है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है? दैट्स राइट। पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ कोट करना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले ज़िंदगी का एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा स्लोगन होता था, रोटी कपड़ा और मकान। राइट। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदले ये चीज़ चेंज हुई और आज की डेट में ये सेंटेंस है एजुकेशन, रोटी कपड़ा और मकान। राइट। यानी पहली प्रायोरिटी लाइफ की वो एजुकेशन है। एजुकेशन। अब एजुकेशन, क्योंकि ये वर्ल्ड इतना कॉम्पिटिटिव है कि अगर आपने एजुकेशन बहुत अच्छे और फाउंडेशन लेवल से स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड के साथ नहीं किया तो जिस फील्ड में भी अगर आप एक्सेल करना चाहेंगे, खा वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या लॉ हो या IAS हो या PCS हो, कहीं भी जाना चाहेंगे आप, तो हर एंट्रेंस में हर जगह जाने के लिए एंट्रेंस का सहारा आपको लेना पड़ेगा। जब आप एंट्रेंस को देखेंगे तो वहाँ ये पाएंगे आप कि नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो उस एग्जामिनेशन में बैठते हैं, इसमें बहुत एक बड़ा गैप आप देखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल नाजरीन के सामने रखना चाहूँगा IIT के सिलसिले में। IIT में कुल 10,000 सीट्स होती हैं और उसमें इस साल अगर मैं बताऊं तो लगभग 12.5 लाख बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया। ओह, 12.5 तो लाख। अगर आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें कि 12 लाख का 1% होता है 12,000, तो जो बच्चा आपका कल को कैरियर के तौर पे इंजीनियरिंग या मेडिकल या IAS या किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहेगा तो उस फील्ड में हमेशा जो रिजल्ट होगा वो लगभग 1, 2 या 1% से कम होगा। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इस तरह की प्रोग्रामिंग जो आपके बच्चे के लिए है वो आप बहुत इनिशियल स्टेज से करना शुरू करें। मैं उन नाज़रीन को ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि जिनके बच्चे छोटे हैं, अगर आपको अपने बच्चे को मेडिकल की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, लॉ की तरफ, MBA या किसी भी एक अच्छे फील्ड की तरफ माइग्रेट करना है तो आपकी प्लानिंग क्लास 6 से या 7 से होनी चाहिए। यानी माँ बाप की प्लानिंग। डेफिनेटली प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है। हमने जो देखा है, माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं कि सबसे पहले तो वो सोचते हैं कि बोर्ड एग्जाम तक कैसो भी इसको ऊपर नीचे घसीट के ले आओ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। तो ये परेशानी का हल क्या है? कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपसे रखना चाहूँगा। देखिए, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल नाज़रीन के लिए कोट कर रहा हूँ। सपोज करो अगर एक अच्छा सा एक प्रोसेस मैं आपके सामने रखूँ कि प्लांटेशन ऑफ ट्री, जैसे आजकल पोल्यूशन है, यानी पेड़ लगाना या पेड़ लगाना, तो अब इसमें 3 लोगों को ड्यूटी दी गई। उसमें एक बंदा ऐसा है जिसे वहाँ गड्ढा खोदना है, ओके, दूसरे बंदे को उसमें ट्री प्लांट करनी है और तीसरे बंदे का काम है कि वो प्लांटेशन के बाद वो मिट्टी बराबर करके पानी डाले। सपोज कीजिए कि अगर किसी दिन ये काम तय हुआ कि सपोज कीजिए संडे को ये काम करना है, ओके। अब उस दिन क्या हुआ कि जिसे गड्ढा खोदना था वो आया और जिसे गड्ढे को फिल करके पानी देना था वो आया और बीच वाला गायब, पेड़ लगाने वाला नहीं आया। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेहनत तो होगी, गड्ढा खुदेगा और गड्ढा भरेगा, लेकिन जिस प्रोसेस के लिए आप इस चीज को कर रहे हैं वहां पे अल्टीमेटली जाके आप देखेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो। यही चीज एग्जैक्टली एजुकेशन में आके ठहरती है। एक बच्चे के सक्सेसफुल जिंदगी के लिए नाजरीन, सबसे पहले तो आप एज ए पेरेंट हैं, उसके बाद वो खुद बच्चा है और तीसरा वो टीचर या वो सिस्टम जिसके साथ वो बच्चा जुड़ता है। अगर इन तीनों में किसी की भी ड्यूटी अगर कमजोर पड़ेगी तो डेफिनेटली बच्चे के रिजल्ट पे इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। पेरेंट्स और बच्चा और वो टीचिंग सिस्टम, इन तीनों में से अगर कोई एक भी वीक होता है तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट पे असर दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको अपनी जिम्मेदारी निभाना है। अब जहाँ तक आपने पेरेंट्स के बारे में बड़ा एक स्ट्रेस डाल के क्वेश्चन राइज किया, 2-3 बातें यहाँ पे मैं रखना चाह रहा हूँ। इसमें एक WHO की एक स्टडी भी है और उसके अलावा एक आम जिंदगी से जुड़े हुए एक एग्जाम्पल को भी मैं सामने रखना चाहता हूँ पेरेंट के। जी। बच्चे की लियाकत के बारे में मैं कहना चाह रहा था कि आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। हर एक बच्चा यूनिक है। आपको उसके टैलेंट को समझने की ज़रूरत है। जैसे आप ये बताएं कि अगर कोई बच्चा 10 मिनट पहले पैदा हुआ हो, कैसे मिल्क सक करना है आपको उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नहीं सिखाते। राइट, बाय बॉर्न। अब आपकी ड्यूटी क्या है कि आपको पहचानना है कि उसकी भूख कब है। राइट। और वक्त पे अगर आप खाना दें तो देखिए उसकी सेहत कितनी अच्छी होगी। थोड़ा सा बच्चा और अगर आगे बढ़ता है, सपोज उसकी उम्र 5 साल की होती है, अगर कोई खिलौना बाजार से ले आए और उसकी टोटल लाइफ अगर 7 दिन की घर में, क्योंकि बच्चे खिलौना बहुत जल्दी तोड़ते हैं, तो
तो 7 दिन में आप देखेंगे कि 2 दिन बच्चा उस खिलौने से खेलता है और 5 दिन उसको बना के तोड़ के नए सिरे से बनाने की कोशिश करता है। राइट। बाई बॉर्न बच्चे के अंदर किसी चीज के अंदर रीजन क्या है उसको समझने की एक कैपेबिलिटी अल्लाह ने दी है। राइट। थोड़ा सा और अगर बड़ा बच्चा हो जाए, आजकल एक बड़ा कॉमन सी चीज आप देख रहे होंगे, मोबाइल राइट। या कोई या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप ले लें या कुछ भी ले लें, किसी भी सीरीज का मोबाइल हो अगर किसी बच्चे के हाथ में आए तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे ऑपरेट होगा। ही नो हाउ टू ऑपरेट। हाँ, वो अल्टीमेटली या वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेटली उसके अंदर कैपेबिलिटी अल्लाह ने ऑलरेडी दी हुई है। बल्कि एक आम लफ्जों में एक बात मैं कहूँ, टेक्निकल लैंग्वेज में, कि अल्लाह ने आजकल की जनरेशन के माइंड में एक्स्ट्रा चिप डाल रखा है। जरूरत एज अ पेरेंट क्या है आपको कि उस चिप में प्रॉपर प्रोग्रामिंग करनी है। राइट। जिस दिन आपने उस चिप में प्रॉपर प्रोग्रामिंग किया, डेफिनेटली रिजल्ट एक बहुत ही अच्छा होगा। अब जैसे मैंने WHO की रिमोट आपके हाथ में है। डेफिनेटली। ओके। अब उसमें जैसे WHO की मैंने बात की और यूनेस्को भी इस डाटा को एक्सेप्ट करता है। ओके। उसमें ये दिखाया गया है पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वर्सेस मेंटल एबिलिटी। ओके। उसमें दिखाया गया कि लगभग टोटल पॉपुलेशन का 85% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा है जिसकी मेंटल एबिलिटी ऑलमोस्ट सेम है, सबके बराबर। ऑलमोस्ट। जो 15% रिमेनिंग लोग हैं उसमें कुछ लोग वो 85% से नीचे के पोर्शन में हैं, कुछ 85% से ऊपर। जो ऊपर वाले हैं डेफिनेटली उनका एक अलग ही तबका है, वो साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, ये सब हैं। और जो नीचे लोग हैं वो मेंटली चैलेंज टाइप के लोग हैं, या फिजिकली इल आप यू कैन से। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा IIT, मेडिकल, CA, ICWA का एंट्रेंस क्वालिफाई कर रहा है और जो नहीं कर रहा, दोनों मेंटल एबिलिटी लेवल से सेम है। ओके। अब डिफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा कि आपने उसके लिए इस पर्टिकुलर कंपटीशन के लिए उसको तैयार और नर्च करना कब से शुरू किया है। इसकी एक कनेक्टिविटी से एक एग्जांपल मैं आपको कोट करूं और नाजरीन से मैं कहना चाहूँगा। जैसे मैं इंजीनियरिंग का एक एग्ज़ाम, सिंपल एक एग्ज़ाम ले लूँ, JEE मेंस। JEE मेंस का एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट अब तक देखा गया है पिछले 10 साल से कि अप्रैल का जो फर्स्ट संडे होता है उसी दिन होता है। ओके। और जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स आप देखेंगे 12th के, वो लगभग ख़त्म होते होते मार्च हो जाता है। ओके। ठीक। मार्च के एंड तक बच्चा कैसा एग्जामिनेशन दे रहा है? 3 आवर्स का पेपर होता है, इसमें 27 या 30 क्वेश्चंस होते हैं जिसका जवाब लिखना है। वो 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एज इट इज एग्जामिनेशन, जो किताबें जो होती हैं स्टेट बोर्ड्स की या जो रिफ्रेशर्स होती हैं, एज इट इज उससे आता है। या स्लाइड अगर होगा कुछ चेंज तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब वो 25 मार्च में इस तरह के एग्जामिनेशन पैटर्न से निकल रहा है और इमीडिएट 2 या 3 या 4 अप्रैल में जस्ट एक वीक के बाद उसके पास ऐसा एग्जामिनेशन आ रहा है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स तो 3 है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन हो रहे हैं 90। हाँ, क्वेश्चन जस्ट 3 टाइम्स। पहला चेंज। दूसरा चेंज ये हुआ कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बोर्ड एग्जामिनेशन से कहीं अलग लेवल का है, मतलब हायर है कि हायर है। Okay. और तीसरा जो फर्क बताना चाह रहा हूं वो ये है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन होते हैं सब्जेक्टिव नेचर के जिनको आपको आंसर के तौर पे लिखना है, पर यहां जब आप आएंगे तो ऑब्जेक्टिव नेचर के क्वेश्चन होंगे जिनके लिए आपको आंसर्स को बबल करना है। तो ये जो 7 दिन के अंदर जिस एग्जामिनेशन को आपको देना है उसका बोर्ड के एग्जामिनेशन से जो गैप है, इस गैप को 7 दिन में फिल कैसे किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि आपको प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। और बेहतर ये है कि प्लानिंग आप, अगर बच्चा आपका छोटा हो तो आप 6th क्लास ऑनवर्ड करें, अगर नहीं तो 10th जैसे ही बोर्ड का एग्जाम फ्री होता है वैसे ही वहां से आपको शुरू करना चाहिए। और वक्तन फवक्तन बीच बीच में आप उसके सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड हों, उसकी लियाकत को देखें, उसके इंटरेस्ट को देखें और इंटरेस्ट को देखते हुए तब आप सब्जेक्ट का डिसीजन लें और उसको आगे बढ़ाएं। ये इंटरेस्ट एक बहुत अच्छा सवाल है और जो जनरल तौर पे अगर आप देखें तो सब करते हैं ऐसा। जैसा कि आपने कहा 3 सिस्टम है जी, 3 चीज़ है, पेरेंट्स है, चाइल्ड है और तीसरा है कि एक सिस्टम है जिसे आपको फॉलो करना है जी। तीनों में से एक वीक हो गया तो बच्चा सही राह पे नहीं जाएगा जी। लेकिन जो पेरेंट्स हैं जो सबसे अहम किरदार है, जिसके साथ हम रहते हैं, खाते पीते उठते हैं, सब कुछ करते हैं जी, वो क्या होता है, ज़माना जैसे बदल रहा है, बढ़ रहा है तेजी से आगे के साथ, वो अपने डिसीजन को बच्चे के ऊपर थोपने लगते हैं जी। ये देखो फलां का बेटा डॉक्टर बन गया, वो इंजीनियर है, उसने टॉप किया इसमें, अपने बच्चों को जो है दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं जी। सो ऐसे में आप किसकी गलती समझते हैं कि मतलब पेरेंट्स डिसीजन लेने में गड़बड़ी कर रहे हैं या उनकी प्लानिंग फेल हो जाती है इसलिए इस तरीके का फैसला लेने लगते हैं? मैंने जैसे
पहले भी कहा और नाज़रीन से मैं कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। राइट। बच्चे की लियाकत को पहचानना। अच्छा, लियाकत कैसे पहचानी जाए? यानी काबिलियत। काबिलियत कैसे आप पहचाने? सबसे पहले तो आप ये देखें कि साइंस दिलाने के पहले 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको माइन्यूटली देखना चाहिए आपको। पहले तो ये देखें कि बच्चा का मैथ्स में इंटरेस्ट कैसा है। ओके। मैथ्स के साथ बच्चा साइंस को किस तरह से पढ़ता है। ओके। जनरली आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि एक पेरेंट अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है तो ये सोचता है कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियरिंग या मेडिकल में कैरियर ऑप्शन क्रिएट करने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं दे सकता। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आप देखें। जैसे मेरे साथ जब मैं दिल्ली में था तो मैंने ईयर 97 में एक बच्चे को पढ़ाया, उसका नाम पूर्णेश गांगुली। ओके। तो एक दिन मैं क्लास ले रहा था, तब तक उसकी क्लास के बाद उसकी मदर आई और आने के बाद उन्होंने हमसे क्वेश्चन राइज किया कि सर ये बताइए कि मैथ्स में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी उन्होंने एक क्वेश्चन राइज किया कि सर वो कोनिक सेक्शन का टॉपिक आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो मुझे ये लगा कि ये लेडी, एक तो मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन आपने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, और उसमें कोनिक सेक्शन आपने नहीं पढ़ाया या पढ़ाया। तो मुझे ये एक क्यूरियोसिटी हुई माइंड में जानने की कि मैं जानूं कि आखिर में इनका बैकग्राउंड क्या है और ये अपने बच्चे को नर्च करने की प्रोग्रामिंग क्या लेके चल रही हैं। मैंने इमीडिएट उनसे क्वेश्चन राइज किया कि आप ये बताएं कि आपका बैकग्राउंड क्या है और आप किस स्कूल में या किस कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो पहला सरप्राइजिंग आंसर आया कि नो, आई एम अ हाउस वाइफ। तो फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन राइज किया, मैंने कहा कि ये बताइए कि आप ने एजुकेशन कहाँ तक ली है। तो जो दूसरा जवाब आया वो तो मेरे लिए एकदम आई मीन या एग्जैक्टली, शी जस्ट टोल्ड मी आई एम 10th क्लास पास। तब मैंने पूछा कि फिर आपको ये इल्म कैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इतना क्वेश्चन आता है, कोनिक सेक्शन का। तो उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने अपने बेटे को, जब वो 8 में था और मैंने ये ख्याल किया कि मुझे इसको इंजीनियरिंग की तरफ ले जाना है, तो मैंने पता किया कि इंजीनियरिंग करने के लिए सबसे बेहतर कॉलेज कौन सा हो सकता है। तो किसी ने बताया IIT है। फिर जब ये 8 में था, 9th में था, तो मैंने पूरी IIT की 2-3 साल की इन्फॉर्मेशन बुकलेट इकट्ठा की, उसको पढ़ा। उसके बाद जो 35 ईयर्स के क्वेश्चंस बैंक होते हैं उसको लाई मैं। लाने के बाद मैंने देखा कि पर चैप्टर वाइज कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो जब ये 9th और 10th में था तो मैंने पूरे 1 साल 1.5 साल होमवर्क किया कि इसको 11th 12th में कैसे मुझे आगे बढ़ाना है। एक्चुअली देखा जाए तो शी इज ओनली पर्सन इसके पीछे जो अपनी पूरी रिसर्च कर, वही मैं नाज़रीन से कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो पेरेंट अगर चाहे तो बच्चे को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है। अब वो लेडी जस्ट 10 देखें आप पास है, लेकिन प्लानिंग देखिए कितनी अच्छी है, होमवर्क कितना अच्छा है, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग किया। और कंप्लीट उसने कहा कि मैंने 2 साल 11th 12th में बच्चे को कैसे लेके चलना है, मैंने कंप्लीट डायरी में सारी चीज़ें डे बाय डे और वीक बाय वीक मैंने नोट किया हुआ है कि कहाँ तक ये चैप्टर कब ये कर ले, कैसे रिवीजन करे और सारी चीज़ करे। और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि जब मैंने इस तरह का अटेंशन देखा तो मुझे लगा कि ये बच्चा डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। और फर्स्ट अटैम्प्ट में उस बच्चे ने IIT निकाला और अभी वो US में, न्यूयॉर्क में, गूगल में पोस्टेड है। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल नाज़रीन आपने जो है सुना, SM रज़ा साहब ने बताया। ये अगर आप देखा जाए तो बड़ा एग्जाम्पल उनके लिए है जो ये कहते हैं कि डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर का बेटा ही इंजीनियर बनेगा, लॉयर का बेटा ही लॉयर बनेगा। तो ये एक एग्जाम्पल था जो वो लेडी ने करके बताया कि आप कैसे अपने बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई तरीका है आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है घर बैठे माँ बाप कैसे निकालें, कोई और तरीका फाइंड आउट करना? अब इसमें जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मान लिया मेरा बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है, सपोज, राइट, लेकिन कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ, फिगर जैसे मैं देख रहा हूँ या साइंस की कोई चीज़ देख रहा हूँ। तो एज ए पेरेंट जब बच्चा पढ़ता हो तो आप उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें। अगर सब्जेक्ट का कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कोई केमिस्ट्री का रिएक्शन वो देख रहा है, अब कोई फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसमें, तो आप उससे क्वेश्चन राइज करें कि ये फोटोग्राफ केमिस्ट्री में क्या शो कर रहा है। कुछ और भी एग्जाम्पल मैं इसके साथ आपके लिए अटैच करूं, जैसे मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, सपोज 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं मैथ्स में, एक होता है LCM, एक होता है मल्टीप्लिकेशन। 2 चीज़ें हैं, जैसे एक LCM हो गया और एक मल्टीप्लिकेशन आप ले लें। मैं उन नाज़रीन के लिए कहना चाह रहा हूँ जिनका थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड हो 10th तक। सपोज एक बच्चे से, आप अपने बच्चे से ये पूछें कि आप ये बताओ कि 3 और 4 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है।
राइट। जवाब आएगा 12। हम्म। फिर इमीडिएट क्वेश्चन राइज करें कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, फिर वो जवाब देगा 12। तो आप वहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन राइज कीजिए कि आप ये बताओ कि आखिर में मल्टीप्लिकेशन या एलसीएम सेम मैथमेटिकल प्रोसेस है या अलग है। राइट। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बच्चे को सब्जेक्ट पे सोचने के लिए किसी ना किसी तरीके से मजबूर करें। क्योंकि जब तक बच्चा रीजनिंग बेस एस्पेक्ट से सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा, वो सब्जेक्ट के घुमाए हुए क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट प्रॉपरली नहीं ले पाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैं नाजरीन के लिए एक हायर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो आईआईटी का है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि आईआईटी का एग्जामिनेशन अपने आप में एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें किसी भी साल क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं होता, किया जाता, ड्यूअली एग्जाम दैट इज। एंड इसके अलावा दूसरी जो उसकी खासियत वो ये है कि आईआईटी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसमें कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो किसी किताब में आपको एज इट इज दिखाई दे। ओके। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को आपको ऐसा नर्च करना है इनिशियल फेज से कि बच्चा चीजों को समझे। अब मैं एक और भी एक एज अ लेमैन एक एग्जांपल रख रहा हूं सामने, आप ले सकते हैं अपने बच्चे से। सपोज आपका बच्चा फोर्स अगर पढ़ रहा हो, फिजिक्स में फोर्स पढ़ रहा हो, अब उसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप भी देखते होंगे, आप उसको कर सकते हैं। आप उसे पूछें कि जो कार का व्हील होता है, अगर आप देखोगे थोड़ी सी, अगर जैसे साइकिल को मैं ऊपर उठा लूं और पैडल चलाऊं तो व्हील बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, आप देखें। तो आप उसे क्वेश्चन राइज कीजिए कि आखिर में ये बताओ कि व्हील जब बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो पैडल चलाने के बाद साइकिल आगे कैसे बढ़ रही है। राइट। तो उसको मजबूर करें, मेरे कहने का मतलब मजबूर करें। 2 फिगर और मैं ले लूँ आपके लिए, जैसे मैथ्स में एक होता है कोन, एक होता है सिलेंडर। अगर किसी रेगुलर फिगर का वॉल्यूम देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ फिगर इज एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर आप सिलेंडर को देखेंगे आप तो सिलेंडर के बेस में भी एक सर्कल होता है और कोन के बेस में भी एक सर्कल होता है, यानी दोनों के बेस का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस आर है तो। अब यहाँ बच्चे से आप क्वेश्चन ठहर के पूछें कि ऐसा सिलेंडर और कोन में क्या डिफरेंस है कि सिलेंडर का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट और वहाँ 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होगा। यहाँ पाई आर स्क्वायर एच क्यों है, वहाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यों है। बच्चे को मजबूर करें, उसको सब्जेक्ट में रीजन ढूंढने की, उसके लिए एक प्लानिंग करें। ये एक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं जी। मतलब मैं नाज़रीन से हम ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप घबरा जाएं ये सुनकर। एक अपना तरीका है जी, ये इन्होंने बताया है कि इस तरीके से आप उसको जज कर सकते हैं। या एग्जैक्टली। सो एनी अदर फॉर्मूला, आई मीन उसके अलावा आप उसका इंटरेस्ट भी देखें ना। इंटरेस्ट आप देखें, बट बहुत डिफिकल्ट रहा है इंटरेस्ट फाइंड आउट करना, बिकॉज बच्चे आज के टाइम पे आप देखें कि इसमें भी थोड़ा सी रुचि लेते हैं, इसमें भी थोड़ा सा ध्यान जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रेंड को देख के फैसला लेने लगते हैं जी। मेरे 4 फ्रेंड जा रहे हैं इसमें तो मैं इसमें जाऊंगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप इंटरेस्ट देख के 4 उधर जा रहे हैं तो आपको भी यही 4 करना है। इसमें 2-3 चीजें, हाँ 2-3 चीजें मैं आपको कहूँगा बेसिक लेवल से। एक तो जो स्कूल में पीटीएम होता है, पेरेंट्स को डेफिनेटली उन टीचर्स से ज़रूर मिलना चाहिए जो उस बच्चे के साथ कनेक्टेड हैं। ओके। ताकि क्लास में बच्चे का रैंडम किसी क्वेश्चन पे रिफ्लेक्शन क्या है वो पता चले। ओके। एक तो प्लानिंग के साथ आती है, एक रैंडम। अगर आपके अंदर टैलेंट है, सपोज अगर मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है और रैंडम आपने कोई क्वेश्चन मैथ्स में राइज किया तो डेफिनेटली मेरी तरफ से कोई ना कोई जवाब आएगा। राइट। अगर बहुत अच्छा है, स्ट्रांग नहीं होगा वो पोर्शन और रैंडम आपने क्वेश्चन किया तो माइट भी मैं वहां रुक सकता हूं। तो एक तो वहां से आपका बड़ा जहन क्लियर होगा कि आपके बच्चे के पास बेसिक और इन डेप्थ नॉलेज उस सब्जेक्ट की है या नहीं है। पहले तो ये। और अगर आप अपने बच्चे को साइंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप उसका रुझान देखें कि क्या वो साइंस की किताब को इंटरेस्ट से पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, मैथ्स में इंटरेस्ट लेता है या नहीं लेता है। आगे और बढ़ने के बाद वो मेडिकल या इंजीनियरिंग की तरफ जाए, इसके लिए आप देखें कि वो मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है या बायो में लेता है। मार्क्स, इसके लिए मैं फिर से यहाँ नाज़रीन से रुक के कहना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट बायो में हो लेकिन मार्क्स उसका बायो में अच्छा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा हो, मैथ्स में अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा हो। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली एडवाइजेबल ये है कि साइंस में खास तौर से उसी फील्ड को चूज किया जाए जहाँ पे आपके बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट ज़्यादा हो। अच्छा, मार्क्स के ऊपर ना जाएं। डेफिनेटली ये अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है। लोग अक्सर बोलने लगते हैं इसमें मार्क्स ज्यादा है मतलब इसका ज्यादा अच्छा है। अब इसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने रखूं। जनरली एक परसेप्शन क्या होता है माइंड में कि अगर बच्चे के 90s में नहीं आए तो वो साइंस लेने के लायक नहीं है।
हाँ, ये बहुत जनरल जनरल और ये तो बन भी चुका है। आप अगर देखें समाज में ऐसा हो भी गया थोड़ा सा। और अगर उसे थोड़ा कम आया 90 यानी 80 to 90s के बीच में या 75 to 90s के बीच में आया तो इसे कॉमर्स की तरफ जाना चाहिए। हाँ। या और भी नीचे आया तो आर्ट्स की तरफ जाना चाहिए। मैं नाजरीन से कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर आप जे मेंस के बारे में देखें या IITs के बारे में देखें या बिट्स के बारे में देखें या एम्स में जाएं या किसी भी कंपटीशन में जाएं, आप मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होती है 10+2 में 75%। ओनली 75%? या 75%। यानी IIT भी ये मानती है कि अगर 12th में आपके 75% मार्क्स हैं तो आप IIT से इंजीनियरिंग करने के लायक एलिजिबल हैं। हाँ, तो पहले तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। यानी अगर आपका बच्चा 75 या 80s में भी है तो वो भी साइंस में एक्सेल कर सकता है। और बड़ा एक बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ जी। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बच्चा है जो IIT का एग्ज़ाम टॉप कर रहा है, आप उसके बारे में सोचें तो जहन में क्या खाका बनेगा कि स्कूल का टॉपर होगा, राइट, स्टेट बोर्ड का मेहनत करता या स्टेट बोर्ड का टॉपर होगा, उसके बाद NTSC ओलंपियाड्स का टॉपर होगा और उसके बाद तब उसने IIT टॉप किया होगा। लेकिन आप महसूस करें कि जो इस साल जो एलन का ही बच्चा है जिसने IIT टॉप किया, आपको सोच के हैरत होगी कि वो बच्चा 8th क्लास तक जयपुर के हिंदी मीडियम के स्कूल से पढ़ा हुआ है। इज इट पॉसिबल? या और उसके बाद 12th में या 10th में जब उसने NTSC KVPY 12th वगैरह में दिया तो वो उसका फर्स्ट राउंड भी क्वालिफाई नहीं कर पाया 11th में, आप ये समझे। लेकिन एक पेरेंटल नर्चिंग देखें, प्लानिंग फादर की है कि इसे IIT में एक्सेल कराना है, ऐसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में उसकी गाइडलाइन उसको दिया गया कि रिजल्ट आप देखेंगे तो हैरत करने वाला होगा। तो नाज़रीन से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप परसेंटेज को अपने बच्चे की कैपेबिलिटी के साथ ना तोलें। उसका इंटरेस्ट देखें। और अक्सर यही होता है ज़माना, आप देखिए सबसे पहले अगर कोई दादा दादी या चाचा चाची या फ्रेंड पूछते कितना परसेंट आया, कितना परसेंट आया, परसेंटेज के ऊपर वो खुद ब खुद डिसीजन लेने लगते हैं। अगर 90+5 है तो ये जाएगा मेडिकल में, थोड़ा सा नीचे है तो इंजीनियरिंग, और थोड़ा नीचे है तो ये आर्ट्स के लायक है। पर ये डाउट्स आपने क्लियर किया है कि 75% रिक्वायर है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। दैट इज IIT में, दैट इज IIT में, IIT के लिए। और आपको बताऊं कि IIT के अलावा अगर दीगर टेस्ट देखेंगे तो उसमें 60% की एलिजिबिलिटी है। बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ 50% रिक्वायरमेंट होता है PCMB में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ओके, सो ये चीज़ें आप मतलब ना तौलें अपने बच्चों को ये इस तराजू में कि परसेंटेज के हिसाब से इसका फ्यूचर जो है बनेगा, बल्कि उसके इंटरेस्ट बेस के ऊपर उसका फ्यूचर बनेगा। पर अगर देखा जाता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को इतना ज़्यादा फोर्स कर लिया जाता है कि वो इंटरेस्ट तो ले लेता है, ठीक है चलो मुझे मेडिकल में मेरे माँ बाप चाहते हैं मैं कर लूँ, पर हालत ऐसी होती है कि मेडिकल आप भी समझ रहे हैं कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जाके वो ठप हो जाता है, रुक जाता है, या लोगों का साथ नहीं ले पाता आगे जाने के लिए, पढ़ाई नहीं कर पाता है। ऐसे टाइम पे क्या पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, किस तरीके से हेल्प, क्योंकि हेल्पलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके फोर्स की वजह से वो जो एडमिशन ले लेता है या उसका करा दिया जाता है, चाहे डोनेशन के जरिए हो चाहे कोई भी जरिए हो। ऐसे में क्या फैसला उनका होना चाहिए? यहाँ पे एक और मैं अपने स्टूडेंट का एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। देखिए फिर मैं बार बार पेरेंटल नर्चरिंग पे मैं बार बार आ रहा हूँ, और मैं ये समझता हूँ आज की डेट में कि कंपटीशन का सक्सेसफुल अटैम्प्ट आपके लिए इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कैसी है उसके लिए। ओके, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने दिल्ली में एक बच्ची को पढ़ाया और बड़ा अच्छा वो एग्जांपल मुझे लगता है। देखिए पेरेंट की अगर प्लानिंग हो तो कैसे आप एक रिजल्ट आप ले सकते हैं। ओके, प्रियंका ढींगरा बच्ची का नाम वो, और बिट्स पिलानी के वो स्कूल में वहाँ पे हॉस्टल में थी। तो वहाँ पे फिर नवंबर के बाद उसकी छुट्टी होगी, तो 3 महीने के लिए वो आई। मार्च के पहले जब एग्ज़ाम बोर्ड का था उसके पहले हमारे पास रही वो, और मैंने उसे पढ़ाया। तो जिस ज़माने में हमने उसको टीच किया तो उसके 10+2 में टोटल परसेंटेज उसकी आई 76.8%। ओके, तो जनरली अब क्या लगता है कि भाई इसके लिए तो IIT या इस तरह की चीज़ों में या ऐसे कॉम्पिटिशन में जाना बड़ा मुश्किल। फादर का एकदम क्लियर कट एक डिसीज़न है कि मुझे इसको इस बार सारे एंट्रेंस में बिठाना है, नहीं होगा तो इसको ईयर ड्रॉप नहीं कराना है, आपको इसका टैलेंट देखना है। उन्होंने मुझसे ख़ास तौर से रुजू किया और कहा कि इसका टैलेंट देखना है, और टैलेंट देख के मुझे कोई ऐसी फील्ड बतानी है कि ये बच्चा एक्सेल कर सके। ओके, अब आप ये देखें कि 10+2 के एग्जामिनेशन के बाद उसने IIT का एग्ज़ाम दिया, क्योंकि उसके पास बायोलॉजी भी एक्स्ट्रा थी, मेडिकल भी दिया।
स्टेट इंजीनियरिंग का भी टेस्ट दिया, आपको सोच के हैरत होगी कि किसी भी इंट्रेंस में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ट्राई सब किया, सब ट्राई किया। अब वो आए हमारे पास, अब उन्होंने कहा कि सर आप बताइए कैसे क्या करना है। तो एक फील्ड अब तो बहुत अच्छी निकल के आ रही है, बायोइन्फॉर्मेटिक साइंसेस, ओके, दैट इज बायोलॉजी प्लस इंफॉर्मेशन, आई मीन टेक्नोलॉजी का उसमें एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। हार नहीं मानी मतलब उन्होंने। या डेफिनेटली, लेकिन ये कहा कि नहीं आप मुझे एक अच्छा सा कोई, तो मैंने देखा कि उस बच्चे की फिजिक्स भी अच्छी है और बायोलॉजी भी अच्छी है। तो मैंने उसको एक कोर्स बताया, जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स था बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, ठीक है, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का 3 साल उसने कोर्स किया और उसके बाद उसने वनस्थली विद्यापीठ से एमएससी इन बायोइन्फॉर्मेटिक साइंसेस किया। ओके, देखिए फिजिक्स प्लस आई मीन टेक्नोलॉजी प्लस बायोलॉजी का कम्बिनेशन। आप सोच के हैरत आपको होगी, उसके बाद आईआईटी दिल्ली से उसने पीएचडी किया और बाद में आईआईटी दिल्ली में लेक्चरर बनी। तो जहाँ जाने का उसका एक ख्वाब था, हाँ हाँ, अगर पेरेंटल नर्चरिंग और एक अच्छी पेरेंटल प्रोग्रामिंग हो तो आप देखें कि जहाँ वो बच्ची एक रास्ते से नहीं पहुंची, दूसरा एक ऐसा रास्ता उसके लिए ऑप्शन था उसके पास। यस, तो यही मैं एक बार बार पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्रोग्रामिंग प्रॉपर करें। जो लोग हैं एक्सपर्ट हैं आप उनसे मिलें। हो सकता है आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे कामयाब लोग हों, जैसे मान लिया आपके बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है, तो आप देखें कि आसपास में आपके रिश्तेदार में, आपके पड़ोस में या जहाँ आप रहते हो कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत इस फील्ड में एक्सेल कर रहा हो, आप उससे मिलाएं अपने बच्चे को। या अगर आपके बच्चे को सपोज आईआईटी जाना है, कभी अगर आप बॉम्बे के आसपास आईआईटी या दिल्ली में आप रहते हो तो कभी उसको आईआईटी दिल्ली घुमाएं, दिखाएं उसको, ताकि उसको एक एक्सपोजर मिले और पता चले कि आईआईटी जाना है कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, हमारे जैसे ही बच्चे पहुँचते। प्रोग्रामिंग, बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रोग्रामिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो चीज़ों से आशना कराते रहें धीमे धीमे कि बच्चा देखो ये exactly. है। बहुत सारे मैंने भी ऐसे पेरेंट्स देखे हैं, एक दो जगह मुंबई में जहाँ पे मैं गया, जैसे नेहरू साइंस सेंटर वगैरह है जी, जो छोटे बच्चे होते हैं साइंस वाले, उन्हें ला के दिखाया जाता है पोटेंशियल, ग्रेविटी, ये सब जो है वहाँ पे बने हुए हैं। तो लोगों को थोड़ा मजा आती है कि जो वो थ्योरेटिकल पढ़ रहे थे आज प्रैक्टिकल भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने अभी एग्जाम्पल दिया है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सुटेबल एग्जाम्पल है। और कई बार हमने आज के ज़माने में देखा है, जब सारे एंट्रेंस एग्जाम फेल हो जाते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि अब तो बीकॉम ही हो जाए, ग्रेजुएशन हो जाए, कम से कम ये रहे कि मेरी बेटी बेटा ने जो है कुछ तो कर लिया है। पर ये दूसरा जो रास्ता आपने बताया है बहुत अच्छा है कि ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, लेकिन सही टाइम पे उन्हें पता नहीं चल पाता, जिसकी वजह से बच्चे की भी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और माँ बाप हमेशा अफसोस करते रहते हैं। अब इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाहूँगा। श्योर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप अपने बच्चे को इंजीनियरिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, सपोज उसका अगर आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपके माइंड में एक फॉरेन चीज़ आती है, पता नहीं लाइफ में एक्सेल कर पाए या नहीं कर पाए, आगे बढ़ पाए या नहीं बढ़ पाए, पता नहीं। और अगर किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में लेता है एडमिशन तो आप बहुत घबराते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल, बहुत सुटेबल एग्जाम्पल देना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। आप देखें, सत्या नाडेला के बारे में मैं एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ नाजरीन को, कि बिल गेट्स के बाद ही इज़ CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओके। लेकिन जब आप उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो ही इज़ बीटेक फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी, इज़ अ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। राइट, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन क्या चीज़ थी जो उसको आगे ले गई? सब्जेक्ट या इंटरेस्ट लेवल और सब्जेक्ट का एक इन डेप्थ नॉलेज। नोकिया का जो CEO है उसका भी बैकग्राउंड मणिपाल से। ओके। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और लियाकत है तो वो कहीं से भी अपने लिए एक ब्राइट फ्यूचर क्रिएट कर लेगा। ओके। सो आपको कोशिश ये करना है कि किसी भी चीज़ को अगर वो पढ़े या समझे तो उसको इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करे। बच्चों से मैं यहाँ ठहर के एक बात कहना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। जी बिल्कुल। एक होता है मैथ्स पढ़ना, एक होता है मैथ्स करना, दो चीज़ अलग है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जी। जनरली बच्चे मैथ्स करते हैं, मैथ्स पढ़ते नहीं है। मैं अपनी क्लासेस में हमेशा बच्चों से पूछता हूँ कि कभी आपने सोचा है कि एक्सरसाइज के पहले जो 2 पेज पूरी कहानी लिखी होती है उसका मतलब क्या है? तो जब भी आप एक्सरसाइज पे जाएं, पहले आपको चाहिए कि वो जो 2 पेज इन डेप्थ लिखा हुआ है, चीज़ें जो लिखी हुई हैं, पहले आप उसको पढ़ें, समझें। मुझे तो लगता है ये बकवास लिखा हुआ कुछ भी लिखिए। हाँ, कुछ भी नहीं। और इसमें एक सबसे जो मुफीद चीज़ हो सकती है वो क्या है? बच्चे को आप सोचने पर मजबूर करें कि एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन जो है वो पहले नंबर पे ही क्यों आया, और जो थ्योरी लिखी हुई है उसके थ्योरी के किस पोर्शन से ये अटैचमेंट रखता है। राइट। और क्वेश्चन का और क्वेश्चन का जो सीक्वेंस बनाया गया है आखिर में थ्योरी के किस पोर्शन को अटैच करता हुआ बनाया गया है।
हाँ, मतलब उस पे ना एक चीज पे उसको डिफरेंट आइडियाज से सोचने के लिए आप मजबूर करें। अब इसका फायदा देखें कहाँ होगा। जी। आईआईटी में एक क्वेश्चन आता है, उसको बोलते हैं मोर देन वन चॉइस। मोर देन वन चॉइस का मतलब ये है, एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, ए बी सी डी। अब होगा क्या उसका आंसर? हो सकता है अकेला ए सही हो, या हो सकता है ए एंड बी दोनों सही हो, या हो सकता है ए बी सी तीनों सही हो, या हो सकता है ए बी सी डी चारों सही हो। तो आप ये बताएं कि एक क्वेश्चन के अगर 4 आंसर सही हैं, इसका मतलब ये है कि बच्चे के सोचने के 4 डिफरेंट वेरिएशंस होंगे, तभी वो आंसर निकाल पाएगा। राइट, गुड। इनिशियली आपको कोशिश क्या करना है कि जब बच्चा पढ़ रहा हो तो आप उसको कहें कि वो चीजों को डिफरेंट एंगल से सोचने की कोशिश करे, मतलब उसको मदद करने की कोशिश मत करे। और हमेशा मैं तो क्लास में बच्चों से कहता हूं कि बुक जो लिखी गई है वो किताब आपके लिए लिखी गई है, किसी टीचर के लिए नहीं। राइट। सो जब भी किसी चैप्टर को पढ़ें तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन लिखा हुआ उस पर पहला अटेम्प्ट आपका ही होना चाहिए। आप उसको अटेम्प्ट करें, देखें कि क्या उसमें ऐसी चीज है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप टीचर से उसके लिए गाइडलाइन लें, ये आदत छोड़ें कि टीचर उसको सॉल्व करके बताए कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा। हाँ, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन है, मैंने थ्योरी पढ़ा, इस क्वेश्चन में मैंने ऐसे अटेम्प्ट लिया, आप ये बताएं कि इसमें हमारी कमी कहाँ पर है, ताकि उससे मैं टाइम रहते हुए दूर करूं और उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ने की कोशिश करूं। तो मतलब मैंने कहा कि जो पढ़ने का तौर तरीका है ये हमको माइंडली बैठ घर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। और ये बहुत अच्छी बारीक पॉइंट की तरफ आपने इशारा किया, जो हमने भी अक्सर देखा है, इंडेक्स वगैरह लिखा रहता है जी, हम उसको जंप कर जाते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और जो हकीकत में हमें शायद समझने में वो बहुत मदद करे। डेफिनेटली। अब यहाँ पे मैं जो बच्चे 11th-12th में होंगे उनके लिए बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एक प्रॉब्लम होता है, उसको बोलते हैं पुली। पुली का मतलब मैं आम लफ्जों में समझाऊं, जब से रेलवे ट्रैक के किनारे आप चलेंगे तो जो पोल्स बड़े लगे होते हैं, हाँ, उसमें कुछ वेट्स लटके होते हैं। राइट, देखा। अच्छा, वो वेट कैसे लटके होते हैं? वो एक लोहे की बड़ी मोटी सी रॉड होती है, बड़ी सी। उस रॉड को अगर मैं निकाल के बाहर रख दूं और एक बच्चे से बोलूं उठा लो, तो उसका वजन इतना होता है कि बच्चा उसे उठा नहीं सकता है। ओके। लेकिन जब वो वेट उससे लटकता है और किसी फिजिक्स के प्रॉब्लम में उस कंसेप्ट को यूज किया जाता है, तो उस रॉड को मासलेस माना जाता है। और मासलेस मान के सारी कैलकुलेशन की जाती है और वो कैलकुलेशन एग्जैक्ट और एक्यूरेट निकल के आती है। बच्चों को सोचना चाहिए कि ऐसा इसमें खास क्या है कि इतना हैवी मास और मैंने उसे माना क्या, मासलेस। और कैसे एक्यूरेसी इन कैलकुलेशन कैसे आ गई, यानी किसी तरह का कोई सिचुएशन में कोई डाइवर्शन कैसे पैदा नहीं हुआ। राइट। तो साइंस को इनफैक्ट समझ के पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। पेरेंट्स से रुक के मैं एक बात कहना चाहूँगा, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मैं आया, ड्यूटी से आया, जोश में हूँ, मैंने देखा ये केमिस्ट्री बच्चा पढ़ रहा है। अब मैंने केमिस्ट्री का एक लेसन लिंक निकाला और उसमें देखा कि एक कोई थ्योरी है और जॉन डाल्टन की थ्योरी वो पढ़ रहा है। तो अब मैंने पूछा कि ये बताओ कि ये वाली थ्योरी जो है जॉन डाल्टन ने किस सन में इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो आप देखो मैंने किया क्या, वो क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, मैंने उसको हिस्ट्री का बना दिया। अल्टीमेटली साइंस का क्वेश्चन आप साइंटिफिक एतबार से पूछें कि ऐसा क्यों। अब बच्चे से क्यों का रीजन आप पूछें, भरोसा माने। इतना शार्प माइंड बच्चों का है। अभी मैं भांडुप में एक कैरियर इन साइंस का सेमिनार ले रहा था। ओके। उसमें मैथ्स का एक मैं जनरली क्वेश्चन पूछता हूँ हर जगह सेमिनार में, और आपको हैरत होगी कि वो सेमिनार में जहाँ जहाँ मैंने लगभग मोर देन 25 सेमिनार बॉम्बे में लिए होंगे, उस क्वेश्चन का आंसर रेयर बच्चा बता पाता है। बहुत कम, थोड़ा सा टेक्निकल उसमें घुमाव होता है। एक बच्चे ने वहाँ पे भांडुप में उसका जवाब दिया। मैंने इमीडिएट उससे पूछा कि ये बताओ तुम किस क्लास में पढ़ते हो। यू सरप्राइज टू लिसन 6th क्लास। ओह माय गॉड। तो यही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों में लियाकत इतनी आजकल है। वो जो आपने कहा कि चिप ऑलरेडी है, सिर्फ प्रोग्रामिंग करने की जरूरत है। जी जी जी। लेकिन एक बड़ा सवाल होता है, जो घर का माहौल होता है जी, माँ और बाप, कभी कभी दोनों में भी इख्तलाफ पैदा होता है जी, कि नहीं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, वो कहता है नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। जी। इन दोनों की भी अंडरस्टैंडिंग की वजह से बच्चा कभी कभी मार खा जाता है, क्योंकि बच्चे के इंटरेस्ट को लोग समझ नहीं पाते हैं। जी। ऐसे में आप कैसे करेंगे कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तीनों मिलकर एक ऐसा फैसला लें? जी। वैसा एग्जाम्पल यहाँ पे पेरेंट्स के लिए मैं खास तौर से कहूँगा, और पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि जो भी वो अपने बच्चे के लिए प्लान करें,
उसको बहुत प्रॉपरली और बच्चे के टैलेंट और थॉट और उसके इंटरेस्ट को देखते हुए लें। ओके। किसी भी कंपटीशन की तरफ आप अपने बच्चे को ले जाना चाहेंगे, वहाँ पे अगेन अपनी पिछली बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत ना के बराबर है। राइट। अच्छा, जैसे आईटी के बारे में मैंने जो बताया था नाजरीन को, वो मैंने बताया 12 लाख बच्चे बैठे और 10,000 सीट्स है। 10,000 सीट्स हैं। ये तो सीट्स तब हैं जब मैं इन टोटल सीट्स की बात कर रहा हूँ। अगर इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को आप अप्लाई करेंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए सिर्फ सीट्स आती हैं 47.5%, यानी ओनली 4,750 सीट्स होती हैं आपके लिए। उसमें रिजर्वेशन कोटा या और ओबीसी कोटा अगर ऑल, मतलब मैं 10,000 टोटल है, उसमें अगर रिजर्वेशन टोटल निकाल लेंगे तो अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है वो 52.5% रिजर्व सीट्स होती हैं ओबीसी, एसटी, एससी एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। तो रिमेनिंग जो जनरल कैटेगरी के लिए जो सीट्स बचती हैं वो 47.5% है। यानी 10,000 का आप ले लें कितना, 4,750 4,700 में आपको एक्सेल करना है और वो 12 लाख बच्चे बैठे। 12 लाख। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्लानिंग आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के करनी है। बच्चे का इंटरेस्ट आपको देखना है, बच्चे की का मेंटल लेवल देखना है, उसके मार्क्स देखने हैं, उसके टीचर से गुफ्तगू करनी है, जो मार्केट में या जो लोग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं उनसे आपको अपने बच्चे का एक टेस्ट कराना है और उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। और भरोसा माने कि अगर बच्चे का टैलेंट देखते हुए आपने डिसीजन लिया तो रिजल्ट है, और अगर कहीं आप उसके टैलेंट को परखने में चूक गए तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल नाजरीन के लिए देना चाह रहा हूँ कि ओलंपिक में वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट दौड़ने वाला जो आदमी है दैट इज उसैन बोल्ट। उसकी स्पीड क्या है? वो 100 मीटर लगभग 9 सेकंड में दौड़ सकता है। ओके। 9 सेकंड में। लेकिन आप ये बताएं कि अगर मैं उसे एक ऐसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे दौड़ाऊं कि उस प्लेटफॉर्म के दोनों साइड ट्रेन आके रुकी हो और पब्लिक उतर के उस प्लेटफॉर्म पे चल रही हो, फॉर एग्जांपल सीएसटी या सीएसटी जैसा स्टेशन हो, या दिल्ली में न्यू दिल्ली स्टेशन हो, या लखनऊ का स्टेशन चारबाग का हो, और मैं उसे कहूं कि 100 मीटर उस वक्त दौड़ो जब दोनों ट्रेनें आके रुके और पब्लिक उतरती हो, तो आप मुझे बताएं कि क्या वो 100 मीटर की दौड़ 9 सेकंड में दौड़ सकता है? नहीं, वो वापस चला जाएगा। या लेकिन क्या इसका मतलब उसके अंदर लियाकत नहीं है? एकदम लियाकत है। कमी किस बात की है? उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग उसको फील्ड या उसको ट्रैक ना प्रोवाइड करना। ये रिस्पॉन्सिबल है। प्लेटफॉर्म नहीं मिला, यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिला था, यहाँ पे आप उसने परफॉर्म किया। तो यही चीज आपके बच्चे के साथ हो सकती है अगर आपने अपने बच्चे के कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया तो डेफिनेटली वो दूसरा हुसैन बोल्ट बन के निकलेगा। जो रिजल्ट चाहेंगे वो रिजल्ट आपको देगा। अल्टीमेटली सोचना क्या है कि आप उसकी लियाकत आपको देखनी है और उसका इंटरेस्ट आपको देखना है। पर ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट्स अगर बराबर प्लानिंग करते हैं लेकिन आगे चल के फेल हो जाता है। मसलन एक बच्चे को हम बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे थे, कुछ पेरेंट्स जो है बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे थे, सब कुछ उनका बराबर चल रहा था, पर बोर्ड एग्जाम के बाद, इस पे और भी सवाल मैं अगले एपिसोड में करूंगा, पर बच्चा फेल हो जाता है आगे चल के। सो इसका क्या रीजन हो सकता है? प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी दोनों तीनों की, सो इसका क्या रीजन है? बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है फिर? डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा ना आपको कि अगर बच्चा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ना पाए, सपोज जैसे उसको लगता है कि नहीं मुझे इंजीनियरिंग के साथ, सब कुछ सही था, बच्चे का भी सही था, सब बराबर चला था, बट ऑल ऑफ सडन एक चेंज उसके अंदर आ जाता है, स्टडी के लिए वो कंटिन्यू करना नहीं चाहता है जी, या कोई और वजह है, या फ्रेंड दिख रहा है, या वो कभी कभी ऐसा भी बोलता है कि माय पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड मी व्हाट आई वांट। हाँ, वही जैसे मैंने आपको शुरू में कहा ना कि अगर आपने उसके रुझान को देख लिया, जैसे मान लिया अगर मैंने देख लिया कि मेरे बच्चे का रुझान क्या है और उसकी लियाकत क्या है, तो अगर रुझान और लियाकत को देखते हुए मैंने अगर कोई फैसला किया तो डेफिनेटली उसमें उसका इंटरेस्ट तो अलाइव रहेगा ना। हाँ, पर अलाइव अगर रहता भी उस टाइम, अगर फेल हो गया तो क्या करना चाहिए? वहाँ पे पेरेंट्स को चेंज कर देना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली, अगर फोर्स नहीं करना चाहिए डॉक्टर और एकदम नहीं, एकदम नहीं, इंजीनियरिंग के लिए नहीं कंटिन्यू करना है, 1 साल बचा है, 2 साल बचा है, लास्ट टाइम बचा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई कोई बच्चे निकल जाते, लेकिन हाँ, लेकिन उसमें ये है ना कि आप देखें कि बच्चा क्या चाहता है। अगर बच्चा ये आपसे कहता है कि नहीं मैंने इस बार अगर इंजीनियरिंग का या मेडिकल का एंट्रेंस दिया, मैं एक्सेल नहीं कर पाया, तो आप मुझे एक अटैम्प्ट दें, मैं चाहता हूं कि एक बार कोशिश करूं, तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेडिकल में भी 3 अटैम्प्ट्स हैं और आईआईटी में भी 2 अटैम्प्ट हैं। तो अटैम्प्ट इसीलिए बनाए जाते हैं कि हो सकता है कि एक बार में आपकी प्लानिंग ठीक नहीं हो और सेकेंड अटैम्प्ट, क्योंकि अगर ऐसा होता नहीं तो फिर नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स दिए क्यों जाते। तो कभी कभी ऐसा होता है, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं। जैसे मैं एक बहुत अच्छा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र का ही बच्चा रहा रीना पानीग्राही, ये आईआईटी इसने किसी साल टॉप किया 90 या 91 में। उसके बारे में बताऊं कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी क्वालिफाई नहीं किया।
अब सेकेंड ईयर प्लानिंग लेके उसने अटेम्प्ट लिया और ही टॉप द आईआईटी। अच्छा। तो बच्चे का इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको देखना होगा। और हाँ, अगर कभी लगता है आपको, तो अगर साइंस बैकग्राउंड से बच्चा 10+2 में है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। वो तो कॉमर्स के साइड भी स्विच ओवर कर सकता है, अगर वो चाहे तो आर्ट्स की तरफ भी जाए। और आगे जाने के बाद से बहुत सारे फील्ड निकलेंगे, मतलब फील्ड की कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होती है कि आपको उसकी जानकारी नहीं होती है। जैसे जनरली हम क्या समझते हैं, इंजीनियरिंग में कितने सारे ब्रांच हमको समझ में आते हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, कंप्यूटर सबसे ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन यहाँ मैं ठहर के एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि अभी ग्लोबली 126 ऐसे ब्रांच है जिससे आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अब आप बताइए। 126 ऐसे ब्रांच है जहाँ से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। ऐसे 4-5 चीजें बचे। और इसके अलावा ऐसी इंजीनियरिंग की भी फील्ड्स निकल के आ रही है। जैसे इंडिया में अगर आप देख लें, मोर देन 26 या 27 स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। आप मैकेनिकल को एक सिंगल आप ब्रांच समझते हो, स्कोप सब में होगा। बहुत हर जगह स्कोप है। मैंने कहा हम लोग क्या नंबर्स के ऊपर ज्यादा जाते हैं कि 70 लोग कम से कम जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे और 30-20 मैकेनिकल कर रहे होंगे। तो नंबर पे अपने आप को चुनना, मतलब इसमें देखिए, कंप्यूटर साइंस की तरफ जाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस ही हो। क्योंकि जब कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए कैंपस में, तो कंप्यूटर साइंस की जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं उनके लिए वो मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी वो ओपन टेस्ट लेती हैं। सिविल वाले भी बैठ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी बैठ जाते हैं, तो वो ओपन टेस्ट होता है। उसके पीछे एक रीज़न है, जब कंपनी आपको अपॉइंट करती है तो पहले 6 महीने वो अपने यहाँ ट्रेनिंग देती है। यानी उसको एक टैलेंटेड माइंड चाहिए, एक इनोवेटिव माइंड चाहिए, ना कि एक ऑलरेडी किसी फील्ड का इंजीनियर। अच्छा, बेसिक बेसिक एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की डिग्री आपकी चाहिए। वो तो एक इनोवेटिव आइडिया वाला थॉट जो आपके पास है ना, वो उसको लेना चाहता है। वो लेना चाहता है, वो आपके अंदर है या नहीं है, वो देखना चाहती है कंपनी। तो अगर लियाकत आपके अंदर है, मैं बार बार पेरेंट्स से ये कहूंगा कि अगर आपका बच्चा 10+2 तक बहुत अच्छा है पढ़ने में, और सपोज कीजिए किसी वजह से अगर वो इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं क्वालिफाई कर पाता है, तो आप उसको आगे बढ़ाएं। ये जो उसका लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं उसको पे करेगा जरूर। एकदम पे करेगा, क्योंकि एक बार जो उसके अंदर नॉलेज आ जाती है ना, वो कहीं ना कहीं जाके उसको, यानी मैं सिंपल लफ्ज में कहूँ, विद इंटरेस्ट उसको वापस होती है और वो और भी अच्छा करता है, एक्सेल करता है आगे। कभी कभी होता है कि भाई जहन है। मैं एक छोटी सी बात आपसे, हालांकि एक सिस्टम है, इसमें मैं कोई क्रॉस फिंगरिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूँ। ये बताएं कि मैं एक एग्जामिनेशन को एक दिन में 3 घंटे में देता हूँ, और उसके लिए 364 दिन में रेस्ट ऑफ द डे ऑफ द ईयर मैं प्रिपरेशन करता हूँ। तो आप ये बताएं कि 364 दिन की प्रिपरेशन को आप 3 घंटे में जज कैसे कर सकते हैं? इट इज इम्पॉसिबल। यस, मेरी लियाकत जो 364 दिन की है, उसको 3 घंटे में आप कैसे जज कर सकते हैं? लेकिन क्योंकि एग्जामिनेशन के अलावा कोई दूसरा सिस्टम नहीं है, मजबूरी है। अब यही चीज जब आप अब्रोड जाएंगे, यूएस वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे टैलेंट परखा जाता है। आपको, अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना हो, तो आपको देखा जाएगा कि आपकी एनालिटिकल बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड आपका सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, ये देखा जाएगा। तो ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते यहाँ भी अब इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और वो चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सब्जेक्ट, आपकी कोशिश एज ए पेरेंट ये होनी चाहिए कि बच्चा आपका जिस लेवल पे हो, वो सब्जेक्ट को समझे और समझ के आगे पढ़ने की कोशिश करे और उसको लेके आगे बढ़े। ओवरऑल आप ये कहना चाहते हैं कि बच्चे को शुरू से ही ध्यान देना है। yes. और आपको चैनलिंग करनी है उसकी। yes. कि प्रोग्रामिंग आपको करनी है, कैसे आगे बनाना है। इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब होगा। जी, डेफिनेटली। और इसमें नाजरीन के लिए एक बात मैं यहाँ जोड़ूँ, जैसे मे भी हो सकता है आपने सवाल रखा, उस सवाल में एक बात और भी आपकी आई थी कि एज ए पेरेंट हम कैसे बच्चे को नर्च करें। नर्चिंग आप बेहतर है, पहले भी मैंने कहा कि 6 क्लास से आप करने की कोशिश करें। जैसे मौला मुश्किल कुशा का एक बड़ा अच्छा एक कॉल है जो हमारे लिए या हिदायत भी कर सकता है हमारी। किसी ने पूछा है कि हमारे यहाँ औलाद पैदा हुई है, ये बताया कि उसकी तरबियत में कब से शुरू करूँ, तो आपने इरशाद फरमाया कि उसकी विलादत से कब्ल। यानी आप पहले खुद ठीक हों, आप प्लानिंग करें और प्लानिंग से लेके बढ़ें। तो देखिए प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, आप महसूस करें। 6 क्लास से आप अपने बच्चे को ओलंपियाड से, होमी भाभा, SOF, NTSC, KVPY ऐसे टेस्ट से जोड़ना शुरू करें। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो बच्चा ओलंपियाड्स में क्लास 6th या 7th में आपके बच्चे से फाइट कर रहा है, यही बच्चा 5 साल के बाद आपके बच्चे से मेडिकल या IIT या इंजीनियरिंग के किसी एंट्रेंस में फाइट करेगा। बिल्कुल। अगर आप 6th या 7th में
ओलंपियाड्स दिलाते हो और आपका बच्चा टॉप 1000 में नहीं आता है, तो आपके सामने एक कंपैरेटिव स्केल डेवलप होगा कि आपका हदफ क्या है। और आपके पास 5-6 साल का एक वक्फा होगा और उस वक्फे में इस गैप को आप फिल करने की कोशिश करें। क्योंकि जो बच्चा अभी ओलंपियाड्स, एनटीएससी, केवीपीवाई में स्कोर कर रहा है, ऑलमोस्ट इसी तरह का रिजल्ट आईआईटी में, सीए में, एम्स के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में, ऑलमोस्ट यही रिफ्लेक्शन आपको वहां दिखेगा। व्हाट इज ओलंपियाड? ओलंपियाड्स आई मीन जस्ट ये मेरे नाज़रीन के लिए क्लियर हो जाए। ओलंपियाड्स एक टेस्ट होता है जो ऑल इंडिया लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी कंडक्ट करती हैं। इसमें स्कूल्स वगैरह से आप स्कूल से आप ऑनलाइन भी इसे फिलअप कर सकते हैं और स्कूल से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो मैथ्स का ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, साइबर ओलंपियाड, मतलब ये आई मीन साल में 2-3 पीरियड्स हैं इसके और फिक्स होते हैं। तो बिफोर 10th और आफ्टर? आई मीन बिफोर 10th। अब तो ओलंपियाड एसओएफ क्लास 2nd से शुरू हो गए। ओके, या सेकंड क्लास से ओलंपियाड कराना चाहिए लोगों को, एकदम कराना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ साइंस ओलंपियाड पता चलता है, इंटरेस्ट पता चलता है अपने बच्चे का क्या इंटरेस्ट। और दूसरी बात ये है कि जो एक इन मास उसका क्या पोजीशन है वो पता चलेगा। और अभी से आपको प्लानिंग करने का एक मौका मिल जाएगा। इज देयर एनी फीस फॉर इट कि ये नॉर्मल? आई मीन ऑनलाइन है और बहुत नॉमिनल फीस होती है, 200-300। बिकॉज़ मैं नाज़रीन अगर शायद गूगल करें तो इसके बारे में लोगों को सारी चीजें, बिकॉज़ इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत जरूरी है ये प्रोग्राम का मकसद है। और मैक्सिमम स्कूल में आप देखेंगे तो स्कूल जो अच्छे स्कूल्स हैं वो अपने अंदर ही ओलंपियाड्स वगैरह अपने स्कूल के ही कैंपस में कंडक्ट कराते हैं। इट इज सिमिलर लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट, यू कैन से। जैसे मान लिया अगर आप मैथ्स ओलंपियाड दे रहे हो और बच्चा आपका क्लास 2nd में है, तो 2nd क्लास तक के सिलेबस को किताब से स्लाइटली हट के पूछा जाएगा। कंटेंट वही होगा पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। सो ये करा सकते हैं इसमें? एग्जैक्टली, कराना चाहिए। तो नहीं होगा एकदम, कोई प्रेशर नहीं। और बड़ा अच्छा आपने यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया, प्रेशर। मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा कि आप ये जान लें कि आज की ज़िंदगी में फिटेस्ट का ही सर्वाइवल है। तो अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही है, इससे आपका छुटकारा नहीं है। हाँ, 2 चीज़ें यहाँ पर हैं। लाइफ के 2 पड़ाव हैं। एक पड़ाव वो है जो आप 19 ईयर्स के पहले का देखेंगे या 21 ईयर्स के पहले का, और एक पड़ाव उसके बाद का है। आपको प्रेशर किसी ना किसी पार्ट पे लेना है। अगर आपने अभी मेहनत करके कोई अच्छा कंपटीशन या कोई अच्छी नौकरी एक्सेल या पाया नहीं, तो लाइफ के पूरे पार्ट में आप प्रेशराइज रहेंगे ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। और अगर अभी आपने मेहनत किया और अच्छी तरह से एजुकेशन लेके एक अच्छा एंट्रेंस निकाला, एक अच्छी जॉब आपने ली, तो पूरी लाइफ आपके सामने एक इजी स्ट्रक्चर से गुजरेगी आपकी। और नाजरीन से मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी जो आपका बच्चा एज ए स्टूडेंट है, उसकी हेल्प करने के लिए आप भी मौजूद हैं, वो बच्चा भी है, उसके साथ उसके रोल मॉडल टीचर्स भी हैं। सारी चीज़ें 3 हिस्से में बट के आएंगी। अगर आज से कुछ साल के बाद 21 या 20 या 22 साल का जब बच्चा हो जाएगा, तो वहाँ से उसकी ज़िंदगी अपनी इनफरादी होगी। वहाँ पे डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिवाइडेड प्रेशर होगा। अच्छा, ये कहना है कि यहाँ पे 20 साल की मेहनत है। आप डेफिनेटली बच्चे को 20 साल की मेहनत। नॉर्मली क्या होता है, मैंने ये क्यों कहा आपसे कि 20 साल की मेहनत है, क्योंकि हम 4 साल मेहनत करते हैं, 4 या 5 साल बोर्ड एग्जाम के बाद, 10th या 12 के बाद 3 साल इंजीनियरिंग कर ले, 4 साल इंजीनियरिंग कर ले, 5 साल मेडिकल कर ले। इसके बाद कोई मेहनत ना उससे पहले होती है ना उसके बाद होती है। नॉर्मली अगर सारी मेहनत, रात में जागना, सोना, खाना पीना, सब कुछ जो है ये 4 साल होता है। एक बड़ा फिर से आपने ये क्वेश्चन राइज किया, रात भर जगना। मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि अगर वो कॉलेज की या स्कूल की किताबें ठीक से, जो ट्यूशन या कोचिंग से अटैच हैं, वो करके, और एक कंटिन्यूअस 3 आवर्स का एक टाइम टेबल मेंटेन करें, बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन ये 3 आवर्स का कंटिन्यूअस एफर्ट होना चाहिए। एक लाइन में 7 घंटा आपने नहीं कहा। नहीं 3 घंटा ही, 3 से 4 घंटा आपको चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक लाइन जोड़ना चाहूँगा। क्या है? आज से 10 साल पहले क्या सुनने में आता था, आई मीन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन आज के सिनेरियो में ये चीज़ चेंज हो गई है, अ रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। राइट, एब्सोल्युटली राइट। मतलब आपको बच्चे को रेगुलर प्रैक्टिस पे रखना है, उसके बीच में कहीं डिसकंटिन्यूटी क्रिएट नहीं होनी। बिकॉज आजकल इतना ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं कि आप अगर उसमें जो है कंटिन्यूएशन नहीं रखेंगे तो शायद इधर उधर भी हो सकता है। जी, तो अच्छा हुआ आपने बस 3 ही घंटा बोला है, लेकिन रेगुलर 3 घंटे। और दूसरी बात ये कि देखिए, होता क्या है कि जब बच्चे का इंटरेस्ट सब्जेक्ट में क्रिएट होने लगता है, तो फिर उसके लिए घंटा और कोई
मायने नहीं मायने नहीं रखता है। वो अपने आप ही सारी चीज़ों को प्लान करता है और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ता है। बस आपको करना क्या है कि उसको एक मोरल उसका बूस्टअप करना है और उसके साथ शाना बशाना चलना है। क्यों इसलिए चलना है कि हदफ उसका आसान नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मैं कई सारे सवाल आपसे करूँगा और जितनी चीज़ें हैं हम कोशिश करेंगे, जो हमारा प्रोग्राम है कामयाबी के रास्ते, हर रास्ते अपने नाजरीन को हम बताएंगे इंशाल्लाह। एक बहुत अहम सवाल है कि एग्ज़ाम जब शुरू हो जाता है या एग्ज़ाम के पहले तो लोग टाइम जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, पर्टिकुलर टाइम समझ नहीं पाते हैं। खासकर माँ बाप कभी बोलते हैं रात में पढ़ाई करो, रात भर पढ़ो, फिर सुबह एग्ज़ाम दे के आना तो फिर सो जाना, और कभी बोलते नहीं दिन भर पढ़ाई करो, रात में सोना, सुबह एग्जाम देने जाना। रिवीजन जो है बहुत तेजी से होने लगता है। सब कुछ इतना ऐसा होता है कि 24 घंटे में ये 24 साल का सफर तय कर ले, और ये ज्यादातर माँ बाप ही तय कर लेते हैं। आधे ज्यादा बच्चे से ज्यादा सफर माँ बाप तय कर लेते हैं। तो आपकी नज़र में कोई पर्टिकुलर टाइम जो बच्चों के लिए सही हो वक्त पढ़ने का, और जहाँ पे माँ बाप को भी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है? कभी भी इस बात की तरफ ना सोचें कि उसको रात में उठ के सुबह में उठ के पढ़ना है, और सुबह में पढ़ने से याददाश्त बहुत तेज़ होती है और चीज़ें बहुत ज़्यादा मेमोराइज होती हैं, जो जनरली लोगों 5 बजे के बाद जनरली लोगों के माइंड में होता है। कभी भी ऐसा मत करें। आप देखें कि बच्चा रिलैक्स्ड वे में अपना टाइम टेबल किस टाइम मेंटेन कर रहा है। ओके, अगर वो शाम में करता है शाम में करने दें, रात में करता है रात में करने दें, सुबह उठ के करना चाहता है सुबह उठ के करने दें। आप उसको अपनी तरफ से कोई बताए नहीं उसको, क्योंकि जब तक वो अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड होके नहीं बैठेगा, चीज़ों को समझ के पढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। ओके, और ये बचपन से भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है एकदम। उसको यस टाइम टेबल ज़रूर मेंटेन करें। आप उसको बीच बीच में अवेयर कराएं कि आने वाले टाइम में जिस कंपटीशन की तरफ आप जाओगे, कंपटीशन कैसा है, कंपटीशन में कितने बच्चे बैठते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है, ये सब पॉजिटिव वे में, पोजिटिवली, बिकॉज़ वो फोर्स नहीं एकदम आज नहीं पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा, एकदम तरीके से एकदम नहीं। अगर प्रेशराइज करके बिठाएंगे, किताब को खुलवाएंगे, हो सकता है वो किताब फिजिकली खोल के 3 घंटा बैठा हो और माइंड उसका किताब में हो, दुनिया की सैर कर रहा हो और वो इधर उधर की बातें कर रहा हो और आपको दिखाने के लिए उसका टाइम टेबल मेंटेन हो रहा हो। नहीं और जो एफिशिएंसी उसकी निकल के आ रही हो वो लेस हो रही हो। नाजरीन से एक बात और मैं यहाँ ठहर के कहूँ, एक बड़ा एक कॉमन सा एक क्वेश्चन निकल के सामने आता है और मैंने पेरेंट्स की और बच्चों से भी ये मैंने सुना है कि सर मैंने इस चैप्टर की प्रिपरेशन तो बहुत की लेकिन मेरा मार्क्स जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। ये बड़ा एक अहम सा क्वेश्चन निकल के आता है। अहम है और झटके वाला क्वेश्चन है जी। तो इसका एक बड़ा टेक्निकल आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। व्हाट इज दैट? एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। एग्जामिनेशन टेम्परामेंट, ओके। अब ये क्या होता है? हाँ, ये क्या होता है देखें, जनरली क्या होता है, कुछ बच्चों की आदत होती है 1 घंटे पढ़े और वो किताब बंद करके 15 मिनट फिर निकल गए, फिर आए 1 घंटा पढ़ा, फिर 10 मिनट के लिए निकल के फिर उधर ग्लास एक दूध का उठाया पीने लगे, फिर 1 घंटे पढ़ा, थोड़ा सा वो कोई सीरियल निकाल के और या कार्टून देखने लगे, चुलबुल सी याद या हाँ। अब आप देखो कि जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो आपको कंटिन्यूटी में 3 घंटे कॉपी और कलम के साथ चलना है। हाँ, कंटिन्यूअसली चलना है, उसमें वहाँ कोई ब्रेक नहीं है। अब सपोज कीजिए कि मान लिया मुझे 300 मीटर की दौड़ना है, हाँ, और उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी है, तो एक बंदा वो 300 मीटर एक बार में दौड़ रहा है, ऐसे 10 बार प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी बॉडी कैपेबल हो रही है और बॉडी की साइकोलॉजी ऐसे डेवलप हो रही है कि वो 300 मीटर तक अपने आप को एफिशिएंट बना के रख रही है। और मैं उस 300 मीटर को कैसे दौड़ रहा हूँ? 100 मीटर दौड़ा, फिर बैठ के पानी पिया, फिर 100 मीटर दौड़ा, फिर बैठ के पानी पिया, ऐसे 300 मीटर में 3 पार्ट में करके दौड़ रहा हूँ। 300 वो भी दौड़ रहा है, 300 मैं भी दौड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस मैं भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस वो भी कर रहा है। 300 वो लगातार एक बार में 300 दौड़ के 10 बार दौड़ रहा है, और मैं 100 मीटर की 3 दौड़ लगा रहा हूँ 300 की, और मैं भी 10 बार कर रहा हूँ प्रैक्टिस। अब उसमें और हम में फ़र्क क्या है? मैं जैसे ही 100 मीटर जैसी इस तरह की प्रैक्टिस करूंगा, जैसे मैं 100 मीटर दौड़ूंगा, मेरी बॉडी इमीडिएट आराम के लिए तैयार हो जाएगी और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी वो वहीं से वीक जाना शुरू होगी और मोमेंटम इमीडिएट वहां से डाउन होगा। तो अगर आपने पढ़ने का तरीका ऐसे बना लिया कि 1 घंटा पढ़ा फिर गैप, फिर 1 घंटा पढ़ा फिर गैप, तो जैसे जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे तो 1 घंटे के बाद आपको मोमेंटम वहीं पे डाउन जाएगा और माइंड आपका उस स्पीड से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा इनिशियल मिनट्स में कर रहा था। अच्छा, इसीलिए आपने बोला 3 घंटे की प्रैक्टिस जरूरी है। तो अब ये है कि एग्जामिनेशन से पहले आपके बच्चे की सिटिंग कम से कम एग्जामिनेशन पैटर्न जो होता है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वंडरफुल, बहुत अच्छा। तो अगर ये आप मेंटेन करें तो डेफिनेटली माइंड आपका सुपर एक्टिव होगा 3 आवर्स,
और 3 आवर्स कंटिन्यूअस स्ट्रेच में वो वर्क करने की कोशिश करेगा। ब्रेक करेंगे, 1 घंटे के बाद इमीडिएट एनर्जी डाउन होगी, फिर रिचार्ज करना पड़ेगा। इसी में कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसी में परसेप्शन लेवल डाउन होगा, और माइट भी ऐसा भी हो कि कंसेप्ट आपको पहले आता हो, बॉडी लैंग्वेज वीक होने की वजह से वो चीज़ आपके लिए मिसिंग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन एक छोटा सा सवाल पूछेंगे जी। ये 3 घंटे की सिटिंग कौन सी क्लास से स्टार्ट करना चाहिए? बिकॉज अभी छोटे बच्चे को तो हम लोग नहीं बैठा छोटे सकते। बच्चे के लिए एकदम मैं नहीं So, कहूँगा। कब से मैं start होना ये चाहिए? कहता हूँ खास तौर से कि अगर बच्चा आपका 8-9th में Okay, है तब से। और ओलंपियाड्स वगैरह के लिए जाता हो, ये कंटिन्यूअस नहीं चाहिए। एटलीस्ट जब एग्जामिनेशन से करीब आने लगे तो इस तरह की 1-2 सिटिंग उसके साथ आई मीन दिन में, हाँ 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में होनी चाहिए। और बच्चे को आप प्लीज़ इस तरह से लगाएं। और 2 बातें ठहर के फाइनली मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बच्चों से कहना चाहूँगा, कभी भी रिजल्ट को माइंड में रखते हुए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। आप सब्जेक्ट को सीखने के एटीट्यूड को माइंड में रखते हुए पढ़ाई करें। क्योंकि मैंने जितने भी आईआईटी के टॉपर से मैंने मुलाकात की, मैंने पूछा आपको कैसे, आपको ये अंदाज़ा था कि आप टॉप कर जाएंगे? यूनानिमस हर बच्चे का एक ही आंसर, सर मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि मैं आईआईटी टॉप कर पाऊंगा। उनकी खुशी दोबारा होती है। यस। तो मतलब उन्होंने रिजल्ट को कभी टारगेट नहीं किया और उन्होंने सब्जेक्ट को टारगेट किया, चीज़ों को समझा और उसको तह तक, उसके गहराई तक जाने की कोशिश की। और दूसरी बात जो आपने रखी कि सिलेक्शन ऑफ आई मीन स्ट्रीम, कभी भी आप अपने लियाकत को देख के स्ट्रीम चूज़ करें। ऐसा ना हो कि आपको लगे कि इंजीनियरिंग में फ़लाँ साहब के बच्चे ने इंजीनियरिंग किया और उसकी इतनी सैलरी है तो मैं अपने बच्चे को इस साइड में डालूं। यहाँ पे हाँ पढ़ाई, आप उसका इंटरेस्ट देखें। क्योंकि देखिए एक बहुत आम लफ्ज़ों में एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सेंटेंस में यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो इंसान पैसे के पीछे भागता है दुनिया उसको लालची कहती है, लेकिन पैसा जिसके पीछे भागे दुनिया उसी को टैलेंटेड कहती है। वाह। तो हमको अपने अंदर पहले टैलेंट डेवलप करना पड़ेगा। और टैलेंट जिस दिन आया, मनी इज बाई प्रोडक्ट, इट्स नथिंग। राइट, ट्रूली बहुत अच्छा, काफ़ी कुछ आपने बताया। आई होप हमारे जो नाजरीन है बहुत इंजॉय किया होगा और पेरेंट्स जो है वो समझ लिए होंगे कि कैसे अपने बच्चों की देखभाल करनी है, नर्चिंग करनी है, किस तरीके से उन्हें एक सही रास्ते पे लेके आते हैं। कई क्वेश्चन है, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के बाद किस तरीके से साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, आपके लिए क्या सुटेबल है। और अगर इसके बारे में कोई सवालात है आपके पास या आप कंफ्यूज हैं या हमें फीडबैक देना चाहते हैं कि आप सवाल कोई पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे SM रज़ा साहब आपके दरमियान मौजूद होंगे। आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब ये बेहतरीन तरीके से देंगे और बेस्ट सोल्यूशन निकाल कर आपके दरमियान रखेंगे। अगर आप कोई सवालात पूछना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9619667578। आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने सवालात। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में 10th और 12th के बाद, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आप क्या चुनें वो हम आपको इस एपिसोड में, इस प्रोग्राम में ज़रूर बताएंगे। और अगर आप ईमेल भी करना चाहते हैं तो आप ईमेल भी कर सकते हैं। फीडबैक हो, आपके क्वेश्चंस हो, आपकी राय हो, जो भी सवालात आप ईमेल करना चाहें हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है winislam@gmail.com, WIN islam@gmail.com पे आप ज़रूर ईमेल करें, अपनी राय भेजें, अपने सवालात भेजें। तो कि सर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे नाजरीन क्या चाहते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। आई होप कि अगला जो एपिसोड होगा बहुत अच्छा होगा उनके लिए। इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि नाजरीन को प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाए और जो भी हमारी अपनी तजुर्बा इस फील्ड का अपना रहा है वो मैं शेयर ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। और घबराने की बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो बीच बीच में हम आपसे भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे नाजरीन के लिए बहुत फ़ायदा होगा जो प्रैक्टिकल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो है झेलते रहते हैं या यूँ कहूँ कि समझ नहीं पाते हैं या समझा नहीं पाते हैं। इस सारी चीज़ों पे हम इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। बस इसमें एक आखिरी मैं जुमला जोड़ना चाहूँगा अगेन नाजरीन के लिए कि आपका बच्चा अपने आप में यूनिक है। राइट, बस आपको उसे पहचानना है और उसके टैलेंट को डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। 2 चीज़ें सर ने कही है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहना चाहूँगा कि बस जो आप बोएंगे वो काटेंगे। बेशक अगर आप उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, सही डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इंशाल्लाह वो फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ कि आप सवाल भी भेजेंगे, फीडबैक भी ज़रूर हमें लिखेंगे और कई सवालात के साथ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हाजिर होऊंगा। हमारा अगला एपिसोड इसके ऊपर आएगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम के बाद आपको क्या करना है और क्या सही है आपके बच्चों के लिए। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।